बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। आज से हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, बायोमोलिक्यूल्स। क्लास 11 चैप्टर 9। बायोमोलिक्यूल्स दो वर्ड से मिलकर बना है, बायो प्लस मोलिक्यूल्स। बायो मतलब जीवन, जीवन से संबंधित जो मोलिक्यूल्स हैं उन्हीं को बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। और वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड। ये है हमारे बायोमोलिक्यूल। और ये तीनों ही कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन से मिलके बने होते हैं। इनका एक सीधा सा फॉर्मूला है। जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन 1+2 के रेशियो में मिलते हैं। मतलब ये कार्बन के हाइड्रेट है, कार्बन के हाइड्रेट। ठीक है। अगर कार्बन के 6 मॉलिक्यूल है, मतलब अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरी संख्या को, CH2O, तो ये बन जाएगा C6H12O6। 6 से मल्टीप्लाई किया कार्बन को, C6 हो गया। और H2 को मल्टीप्लाई 6 से किया तो 12 हो गया, और ऑक्सीजन के 6, मतलब C6H12O6। ये बन जाता है ग्लूकोज। ठीक है। और कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। लेकिन अगर कार्बन का अमाउंट ऑक्सीजन से ज्यादा है तो वो होता है लिपिड। लिपिड मतलब बैक्टीरिया से लेके यूकैरियोटिक एनिमल तक सब सेम ही मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। मतलब उसमें कार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होते हैं, ऑक्सीजन के होते हैं। मतलब वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों से मिलके बने होते हैं। जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं ना, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, उसमें कार्बन एसेंशियल रूप से मिलता है। जो इनऑर्गेनिक होते हैं उसमें कार्बन नहीं मिलता है। जैसे H2O है, क्या ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है? नहीं, क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है। ठीक है। जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं ना, वो मेनली ऑर्गेनिक होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं। उनका डेफिनिट शेप होता है, डेफिनिट शेप एंड साइज होता है। ज्यादातर एसिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है। और ये लार्ज होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं। और इनका जो फंक्शन होता है ना, इनके फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड होता है। मतलब किसी में मिथाइल होता है, किसी में इथाइल होता है, किसी में कार्बोजिलिक ग्रुप होता है। तो उनके जो फंक्शन है इनके फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड होते हैं। क्या लिखा है एनसीईआरटी में, देखते हैं। देयर इज ए वाइड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन आवर बायोस्फीयर। नाउ ए क्वेश्चन दैट अराइज इन आवर माइंड इज, आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ द सेम केमिकल्स? हाँ, बैक्टीरिया से लेके बड़े बड़े लार्ज एनिमल तक वो सेम ही मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। और मॉलिक्यूल्स किसके बने होते हैं? एटम के। और एटम किसका बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। जैसे जैसे फोटोसिंथेसिस में जो क्लोरोफिल है वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करती है। ठीक है ना। और उससे कोई हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ग्लूकोज में जाके इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है ना। और इन्हीं ग्लूकोज से फिर हम रेस्पिरेशन के जरिए एनर्जी को निकालते हैं। तो ये सब क्या हुआ? अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रॉन के बने होते हैं। एलिमेंट आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ द सेम केमिकल। ऐसे एलिमेंट एंड कंपाउंड, एलिमेंट और कंपाउंड का आपको पता ही होगा। इसमें हाइड्रोजन है, ये क्या है? एक एलिमेंट है। मतलब जिनके सेम टाइप के एटम्स हो, जिसमें सभी एटम समान हो, उसको कहते हैं एलिमेंट। लेकिन कंपाउंड जो एक से अधिक मॉलिक्यूल्स का मिलके बना होता है उसको कहते हैं कंपाउंड। जैसे H2O है, ये भी एक कंपाउंड है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक निश्चित प्रोपोर्शन में मिलता है, उसको कहते हैं कंपाउंड। लेकिन मिक्सचर में ये निश्चित प्रोपोर्शन में नहीं मिलता है। बस यही अंतर होता है मिक्सचर और कंपाउंड में। You have learned in the chemistry how elemental analysis is performed. If we perform such an analysis on a plant tissue, animal tissue, or a microbial paste, we obtain list of the elements like carbon, hydrogen, oxygen, and several other, and their respective content per unit mass of a living tissue. मतलब सभी जो हैं, जितने एनिमल है या माइक्रोब्स हैं या प्लांट है, उसमें सभी जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये दूसरे मॉलिक्यूल्स के मिलके बने होते हैं। और वो सेम ही होते हैं, बस कंपोजिशन का उसमें अंतर होता है। यहाँ तक कि जो सोयल होती है ना,
और हमारे जो एलिमेंट है ना वो भी सेम ही होते हैं, लेकिन उसके कंपोजिशन में, मतलब वो किस स्ट्रक्चरल, उनके कंपोजिशन क्या है उसमें वो डिफरेंट होते हैं। यही अंतर होता है लिविंग और नॉन लिविंग में। बाकी कहते हैं ना मिट्टी का जीव तो मिट्टी में मिल जाता है एक दिन, कहते हैं ना, इसलिए कहते हैं क्योंकि अर्थ क्रस्ट का भी कंपोजिशन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के समान ही होता है, बस उसके परसेंटेज में अंतर होता है, उसे हम अभी देखेंगे। इफ द सेम एनालिसिस इज परफॉर्म ऑन ए पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट एज एन एग्जाम्पल ऑफ द नॉन लिविंग मैटर, वी ऑब्टेन ए सिमिलर लिस्ट। मतलब समान ही तत्व सब चीज में मिलते हैं, किसी में कम और किसी में ज्यादा। मतलब कुछ जैसे ऑक्सीजन है, एनिमल में ज्यादा मिलती है जबकि अर्थ क्रस्ट में कम मिलती है, दूसरे मिनरल्स है अर्थ क्रस्ट में ज्यादा मिलते हैं और एनिमल में कम मिलते हैं। इस तरह से उसके कंपोजिशन में अंतर होता है। What are the difference between the two lists? In absolute term, no such difference could be made out. All the elements present in the sample of the earth crust are also present in the sample of the living tissue. मतलब जो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है वो ही एक लिविंग टिश्यू में भी प्रेजेंट है। इसकी एक बार हम टेबल देखते हैं, ये एनसीईआरटी में दी हुई है। देखो ये एलिमेंट है, परसेंटेज ऑफ वेट ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड ह्यूमन बॉडी, ये अर्थ क्रस्ट की है और ये ह्यूमन बॉडी की है। हाइड्रोजन है अर्थ क्रस्ट में 0.14% है जबकि ह्यूमन बॉडी में 0.5% है। कार्बन है 0.03% है अर्थ क्रस्ट में जबकि 18.5% है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है ना, कार्बन की परसेंटेज ज्यादा होगी ना अर्थ क्रस्ट से। ऑक्सीजन देखो 46% है अर्थ क्रस्ट में जबकि 65% है ह्यूमन बॉडी में, है ना, मेजर डिफरेंस है। ऑक्सीजन जो है अर्थ क्रस्ट में कम है अपेक्षा ह्यूमन बॉडी के। नाइट्रोजन है अर्थ क्रस्ट में बहुत कम होती है लेकिन 3.3% होते हैं ह्यूमन बॉडी। जो नाइट्रोजन है ना इससे मिलकर अमीनो एसिड बनता है, अमीनो एसिड का एक एसेंशियल पार्ट होता है अमीनो एसिड का, और अमीनो एसिड से प्रोटीन बनती है। ठीक है ना, इसका मतलब नाइट्रोजन बहुत एसेंशियल है ह्यूमन बॉडी के लिए। तो नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा है अर्थ क्रस्ट से, है ना। सल्फर है 0.03% है जबकि ह्यूमन बॉडी में 0.3% है, ये भी ज्यादा है। सोडियम है अर्थ क्रस्ट में ज्यादा मिलेगा 2.8% है जबकि 0.2% ह्यूमन बॉडी में है। कैल्शियम है 3.6% है अर्थ क्रस्ट में और 1.5% है ह्यूमन बॉडी में, ये भी कम है। मैग्नीशियम है ये भी कम होगा 2.1% है अर्थ क्रस्ट में जबकि 0.1% है ह्यूमन बॉडी में। सिलिकॉन है 27.7% है अर्थ क्रस्ट में जबकि नेग्लिजिबल है ह्यूमन बॉडी में। मतलब सभी एलिमेंट ह्यूमन बॉडी में और अर्थ क्रस्ट दोनों में प्रेजेंट है लेकिन कंपोजिशन में दोनों में अंतर है। ठीक है ना, मतलब उसी चीज की बने हैं, सभी उसी तत्व के बने हुए हैं, उसी एलिमेंट के बने हुए हैं ना, कहीं कोई अंतर नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लिविंग है कुछ नॉन लिविंग है, ये नेचर है। आज तक भी जो साइंटिस्ट है ना वो एक लिविंग सेल को नहीं बना पाए हैं, एक लिविंग सेल लेबोरेटरी में नहीं बना पाए हैं। मतलब कौन सी फोर्स है, कौन सी पावर है जो एक सेल को मतलब लिविंग बनाए हुए हैं। अगर ये पता चल जाए ना तो नेचर का कोई मतलब नहीं रह जाता है ना। नेचर या गॉड जिसे हम बोलते हैं उसे कोई नहीं मानेगा, है ना, अगर हमने एक लिविंग सेल भी लेबोरेटरी में बना ली। ठीक है बच्चों, तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर से हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो बच्चों, और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, बी हैप्पी, टेक केयर।